हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट सी लेकर आए हैं। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th, सोशल साइंस क्लास 10th। इसमें आपके लिए 2 अंक वाले, 3 अंक वाले एवं 4 अंक वाले जितने भी प्रश्न आपके सी सेट में थे उनका सभी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। बहुत ही सरल भाषा में मैंने प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए, इसमें पहला 6 नंबर पे क्वेश्चन था आपका, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ढाल वाली भूमि, भूमि माने क्या होता है, जमीन पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 6 नंबर का, अथवा चादर अपर्दन किसे कहते हैं। चादर क्या होता है, यानी कि जमीन का ऊपरी हिस्सा को चादर कहते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए इसमें, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, घुलकर जल के साथ बह जाती है। यानी कि जो ऊपर की जो मृदा होती है वो जल के साथ घुलकर क्या बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, यानी कि 6 से लेकर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके कितने नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, इसका रंग लाल और भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। ठीक है, कौन सी मृदा का, मरुस्थलीय मृदा का। और नंबर 2 है इसमें, ये मृदाएं रेतीली और लवड़ी होती हैं, यानी इसमें रेत की मात्रा पाई जाती है और लवड़ी माने क्या होता है, नमक की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में, कब, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है जी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए या विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होना चाहिए। नंबर 1, चाय की झाड़ियाँ उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है इसमें, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होना चाहिए इसके लिए। और इस अगला पॉइंट है इसमें, चाय के उत्पादन क्षेत्र असम, सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है, असम में होती है, फिर पश्चिम बंगाल में भी होती है, तमिलनाडु और केरल है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें 4 दिए हैं तो आपको 2 ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए इसका, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, इस कृषि के लिए, कृषि माने क्या होता है, खेती, इस कृषि के लिए
लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी इस खेती को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी यानी अधिक पैसा खर्च होता है व श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि इस कृषि यानी इस खेती को करने के लिए अधिक पूंजी यानी अधिक पैसा और श्रम माने क्या होता है, मेहनत की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इस कृषि को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, यानी जो उद्योग होते हैं हमारे, फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे प्रदूषण कैसे फैलता है। तो 2 कारण आपको लिखना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 कारण निम्न है। पहला कारण है, उद्योगों से अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यानी जो गैस निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नंबर 2, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। यानी कि जो उद्योगों से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, उसको हम सीधे नदी में छोड़ने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं। कागज, लुगदी, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंगाई उद्योग, तेल शोधक शालाएँ आदि हैं। तो इसमें से आपको कोई 2 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है आपको, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। यानी वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर, ठीक है, दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल टनल सुरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी, हिमाचल प्रदेश में। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। और किसके द्वारा बनाई गई जी, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। अब इसकी क्या लिखना है, विशेषताएं लिखना है। तो इसकी लंबाई क्या है, यह विश्व की, सबसे पहले तो इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, अटल टनल। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह किसके द्वारा बनाई गई, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, यह सुरंग पूरे साल मनाली और लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह पहले यह घाटी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बर्फबारी होती थी तो उससे इस घाटी को 6 महीने तक अलग थलग रहना पड़ता था। नंबर 3 है इसमें, यह सुरंग हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला और समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो इसमें से कोई भी आपको 2 विशेषताएं इसकी लिख देना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज या महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे,
रोडों से है, ठीक है, राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से गलियारे हैं? एक तो प्रथम उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण गलियारे किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर, यानी उत्तर में श्रीनगर, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? दक्षिण में, ठीक है। दूसरा है इसमें द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, सिलचर कहाँ पर है? असम में स्थित है, तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है वो किसको जोड़ता है? सिलचर, यानी असम। असम कहाँ पर है? पूर्व में स्थित है सिलचर। और पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, ये पश्चिम में स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें, इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। न्यूनतम माने क्या होता है? कम करना है। अगला पॉइंट है इसमें, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसमें से कोई भी आपको 2 विशेषताएं स्वर्णिम चतुर्भुज की या महामार्ग की लिखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारण लिखिए। तो ये भी 2 अंक का है। तो 2 कारक निम्न है। नंबर 1 भू आकृतिक और दूसरा है आर्थिक व प्रशासनिक, ठीक है। तो 2 कारण लिखना है। ये क्या करते हैं? रेल परिवहन के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पहला है भू आकृतिक और दूसरा है आर्थिक व प्रशासनिक। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं, 11 का अथवा वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल भारत क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। विशाल माने क्या होता है? बड़ा, ठीक है। दोबारा से देखिए, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित, किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हायर परचेज क्या है? व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, हायर परचेज एक व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते हैं। किस पर खरीदते हैं? कर्जे पर। और उनकी कीमत या तो साप्ताहिक में देते हैं या मासिक किस्तों में चुकाई जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हायर परचेज एक क्या है? व्यवस्था है जिसमें खरीदार, यानी जो वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुओं को क्या पर खरीदता? कर्जे पर खरीदते हैं। और उनकी कीमत या तो 7 दिन में यानी साप्ताहिक या मासिक महीने में चुकाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका 12 नंबर का अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थीं? तो इसकी यूरोप में 2 समस्याओं का वर्णन करना है इसमें। पहली समस्या है इसमें, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी की समस्याएं आम थी। यानी गरीबी वहाँ पर ज़्यादा थी और भुखमरी यानी लोग भूखों मर जाते थे, ठीक है। कहाँ पर किसकी बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है जी। दूसरा है, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, यानी शहरों जो बाकी शहर थे उसमें बहुत सारी भीड़ थी और बीमारियों का क्या था? बोलबाला था। नंबर 3 है इसमें, धार्मिक टकराव होते रहते थे। अब इसके बाद में धार्मिक टकराव, राव जोड़ना है, टकराव, इसको टकरा लिखा है इसमें, इसको इसकी जगह लिखना है टकराव होते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी वाला। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इस मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। तो इसका आंसर देखिए, स्पिनिंग जेनी कताई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन है, ठीक है। इससे कताई की प्रक्रिया क्या हो गई थी? तेज हो गई थी कताई की, ठीक है। जिसे जेम्स हारग्रीव्स ने
1764 में बनाया था। किसने बनाया था? इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। किस सन में बनाया था? 1764 में। इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। ठीक है, अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 13 का अथवा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की दो समस्याएं लिखिए। तो भारतीय बुनकरों की दो समस्या निम्न है। पहली समस्या क्या थी? भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के रूप में कपड़ा बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। किस सदी की बात है? 19वीं सदी की बात है जी। भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के रूप में कपास बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था, यानी कपास के लिए उनको अधिक कीमत चुकाना पड़ती थी। दूसरा पॉइंट है इसमें, बाजार मशीन की बनी सस्ती चीज़ों पर से भर गया था, यानी कि बाजार मशीनों की बनी सस्ती चीज़ों से क्या हो गया था? भर गया था, जिनका मुकाबला बुनकर नहीं कर सकते थे। उनके जीवन यापन में संकट आ गए थे, यानी उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटका कोरियाना क्या था? तो उत्तर देखिए इसका, 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स माने क्या होता है? काठ की तख्ती होती थी। ठीक है, मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाना संग्रह है, यानी इससे ये मुद्रण माने क्या होता है? छपाई के लिए इसका इस्तेमाल वुड ब्लॉक्स का किया जाता था। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। ठीक है, अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, प्लांटेन का उपयोग क्या था? तो प्लांटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता है। ठीक है, प्लांटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन का एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था और बाद में इसे इस्पात यानी लोहे का बनाने लगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कितागाओ उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देखिए, 1753 की बात है। ठीक है, ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो, यानी इसमें एदो एक व्यक्ति का नाम है, एदो में ये पैदा हुआ था। ठीक है, कौन सा? उतामारो ने उकियो माने क्या होता है? तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली, यानी चित्रकला क्या होती है? चित्रों के माध्यम से में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था, और जिसमें काय का चित्रण किया गया? शहरी लोगों के जीवन का चित्रण उसमें किया गया था। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये क्या है? चित्रकला शैली चित्रों के माध्यम से एक तैयार की थी। तो इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, मुद्रण क्रांति के दो प्रभाव के बारे में बताइए। मुद्रण क्रांति यानी छपाई क्रांति के दो प्रभाव क्या थे? नंबर 1, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। नया पाठक वर्ग क्या होता है? पढ़ने वाला व्यक्ति। ठीक है, दूसरा, छपाई से किताबों की कीमत गिरी, यानी किताबें ज़्यादा छपने लगी तो किताबों की कीमत गिर गई। अगला है, बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया, यानी बड़ी तादाद में प्रतियां
छापना क्या हो गया, आसान हो गया, यानी किताबें छापना क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयाँ को लिखिए। दो कठिनाइयाँ निम्न है। पहली कठिनाई क्या है, असंगठित क्षेत्र होते हैं यानी निजी क्षेत्र होते हैं, तो उनमें सबसे पहले क्या कठिनाई होती है, वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं, ठीक है, यानी उसमें वेतन कम दिया जाता है और नियमित नहीं होते हैं, यानी कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, संवैधानिक छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। कहाँ पर, असंगठित क्षेत्र, इसको हम निजी क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें उसकी बात हो रही है जी, यानी वहाँ पर मजदूरों को कम वेतन मिलता है, कम वेतन वाले रोजगार होते हैं यानी कम वेतन दिया जाता है, और रोजगार क्या नियमित नहीं हुए, ठीक है, कभी भी उनको हटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह अतिरिक्त समय में काम करने, संवैधानिक छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को समझाइए, ठीक है, या इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसका आंसर देखिए, द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। यानी प्राकृतिक उत्पादों को किसके द्वारा, विनिर्माण क्या होता है, मशीनों के द्वारा, ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्राकृतिक उत्पादों को मशीनों की सहायता से किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, ठीक है, गन्ना लिया हमने प्राथमिक क्षेत्र से यानी कृषि क्षेत्र से, उसके बाद उससे क्या बनानी, चीनी या शक्कर, ठीक है। कपास से कपड़ा बनाना, कपास कहाँ होता है पैदा, कृषि में होता है, उससे कपड़ा बनाना मशीनों की सहायता से, या लोहे से मशीन बनाना। तो आप सीधा लिख सकते हो इसको, प्राकृतिक उत्पादों को मशीनों की सहायता से किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। या आप ऐसे याद हो जाए आपको तो ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसके उदाहरण है जी, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो इसका आंसर देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलते हैं WTO, ठीक है। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अब इसके बाद में आता हुआ वाला है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच क्या, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। अब यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न चालू हो गए। यहाँ तक 17 नंबर तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, और 3 नंबर के आपके 18 से 18, 19, 20, यानी कि 18 से आपके 20 तक 3 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। और कितने होंगे, इनकी संख्या होगी 3 ही, यानी कि 18 से 20 तक 3 प्रश्न होंगे और 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, वनों का वर्गीकरण कीजिए, यानी भारत में 3 प्रकार के वन हैं। वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है भारत में। एक तो होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। सबसे इसमें मूल्यवान वन कौन सा है, आरक्षित वन है, ठीक है। तो भारत में 3 प्रकार के वन हैं, कौन कौन से हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैव विविधता वाला। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर देखिए, जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी
एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, वायु में हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं यानी पानी, वायु में क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। यानी वन क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर सभी जीव क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो इसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने सभी आपके क्वेश्चन अथवा सहित मैंने आपका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, और सरल भाषा में किया है। थोड़ा 1-2 बार आप देख लेंगे वीडियो तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, और आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उनके। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन की 3 दोष लिखिए। 3 दोष क्या है एकात्मक शासन के? एकात्मक शासन के 3 दोष निम्न हैं। पहला है, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। यानी एकात्मक सरकार होती है, वहाँ पर का जो केंद्र सरकार होती है उसी के पास सारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। ठीक है। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है। ठीक है, और बाकी इकाइयाँ क्या होती हैं, उसके अधीन होकर काम करती हैं। अगला पॉइंट है इसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी जो एकात्मक सरकार होती है, यानी केंद्रीय सरकार, वो प्रांत माने क्या होता है, राज्य, स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकारों को क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। अब इसके बाद में जो भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन की 3 विशेषताएं लिखिए। तो संघात्मक शासन की 3 विशेषताएं निम्न है। पहली है इसमें, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। यहाँ सरकार क्या होती है, 2 या अधिक स्तरों वाली हो सकती है। ठीक है। ऐसे भारत में 3 स्तर की सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है, एक हर एक राज्य में राज्य सरकार है, और तीसरा है स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसमें, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, कर माने क्या होता है, टैक्स, प्रशासन का अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी जो संविधान में जो मौलिक प्रावधान है उनको किसी एक सरकार के द्वारा नहीं बदला जा सकता, और उसको ऐसा बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। यानी ये भी 3 नंबर का है आपका। तो इसमें देखिए, बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक है, उसके बारे में आपको लिखना है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है। यानी कि जो वहाँ पर जो ग्रामीण बैंक है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, वो गरीबों के लिए क्या करता है, उचित ब्याज दर पर, यानी कम ब्याज दर पर क्या, ऋण माने क्या होता है, पैसा उधार देना, की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1970 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। किस सन में की थी? 1970 में की थी। ठीक है। इन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है। किस सन में? 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में
ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे, यानी कि जो 2018 तक ग्रामीण बैंक में कितने लाख, 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 कितने गाँव को, 81,600 गाँव में फैले हुए थे। ठीक है, कितने गाँव में, 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इस बैंक से ऋण लेने वाली यानी लोन लेने वाली, पैसा उधार लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं थीं। महिलाएं जिनका संबंध समाज के क्या थे, गरीब तबके से है, यानी जी किस तबके की महिलाएं थीं, गरीब तबके की। ठीक है, तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो बांग्लादेश में ग्रामीण जो बैंक थी वो क्या करती है, गरीबों के लिए क्या देती है, ऋण देती है, यानी पैसा उधार देती है, और ब्याज दरें क्या होती हैं वहाँ में, कम ब्याज लेती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी, 1970 में किसने की थी, मोहम्मद यूनुस ने। और मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति के लिए क्या, कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था। और 2018 में बैंक में कितने लाख सदस्य थे, 9 लाख, जो कितने 81,600 गांव में फैले हुए थे। इस बैंक से लोन लेने वाली ज़्यादातर कौन थी, महिलाएं थीं, और जिनका संबंध क्या था, गरीब तबके से था, यानी जो महिलाएं थीं वो कैसी थीं, गरीब थीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो उत्तर देखिए, औपचारिक क्षेत्रक, औपचारिक क्षेत्रक के 3 लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं, यानी औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं, बैंक आते हैं और सहकारी समितियाँ आती हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें पॉइंट, ऋण पर यानी जो पैसा उधार लेते हैं उस पर ब्याज की दर कम होती है, यानी ब्याज कम देना पड़ता है इसमें। ठीक है, यानी ऋण पर ब्याज की दर कम होती है। तीसरा है, औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक माने क्या होता है, आरबीआई। ठीक है, और इसके कार्य भी पूछे जा सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, एक क्या है इसके कार्य क्या हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट छापता है, यानी जारी करता है। करेंसी नोट माने क्या होते हैं, कागज़ के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है इसका है, आरबीआई का, इसका कार्य ये क्या है, बैंकों का बैंक है और सभी बैंकों का क्या है, रक्षक है। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है इसका, ये छोटी बैंकों के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है। कोई 3 पॉइंट इसमें आरबीआई के लिखना है, आपको आ सकता है ये क्वेश्चन परीक्षा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें देखिए दोबारा से एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। औपचारिक क्षेत्रक में बैंक और क्या आती हैं, सहकारी समितियाँ आती हैं। ऋण पर ब्याज की दर कम होती है और औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। अब देखते हैं अनौपचारिक स्रोत, इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें देखिए औपचारिक के क्षेत्र में कौन आता है, साहूकार आता है, व्यापारी आता है, मालिक आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और दोस्त आते हैं। इनसे भी हम क्या, जब हमें ज़रूरत होती है पैसा की तब हम पैसा इनसे उधार ले लेते हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में कौन आता है, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें ऋण पर ब्याज की दर अधिक होती है, यानी इस पर जो हम पैसा उधार लेते हैं उस पर ब्याज हमें अधिक देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्र की अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, यानी इसकी संस्था कोई नहीं है देख रेख करने वाली। अब इसके बाद में आपके यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाएंगे 21 से। ठीक है, तो इसमें गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। ये क्या अंक का है, 4 अंक के, यानी 4 अंक के प्रश्न आपके कितने आने हैं, 3 आना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। उत्तर इसका, सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका था। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन
जन आंदोलन का एक क्या था, नया तरीका था। सत्याग्रह के विचार में सत्य और सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। ठीक है, इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे संघर्ष में सफल हो सकते, अपने संघर्ष में, यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी बताइए। यानी कि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में, तो किन किन वर्गों ने उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1921 में प्रारंभ हुआ था, जनवरी 1921 के। असहयोग आंदोलन में निम्न वर्गों की हिस्सेदारी थी। पहला पॉइंट है इसमें मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी। दूसरा पॉइंट है इसमें, यानी जो बीच का मेल का वर्ग था उसने सबने हिस्सा लिया था इसमें। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की हिस्सेदारी, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे उसने भी इसमें असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तीसरा पॉइंट है इसमें जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों की हिस्सेदारी, यानी जो जंगल में आदिवासी रहते थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन 1921 वाले में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है अवध के किसानों की हिस्सेदारी। जो अवध के किसान थे, जो आजकल बिहार में हैं अवध, उसके किसानों की हिस्सेदारी। और अगला है बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हिस्सेदारी। तो कोई भी आपको इसमें से 4 पॉइंट आपको लिख देना है, किस किस ने हिस्सा लिया था, बस वो लिखना है। यानी शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की हिस्सेदारी, जंगली क्षेत्रों के आदिवासियों की हिस्सेदारी, अवध के किसानों की हिस्सेदारी और बागानों माने क्या होते हैं, बगीचों में काम करने वाले मजदूरों की हिस्सेदारी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 22 नंबर का। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये भी 4 अंक का है। तो राजनीतिक दलों के सामने निम्न चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है इसमें, पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। यानी पार्टी के भीतर क्या नहीं होना, आंतरिक लोकतंत्र का न होना। ठीक है, दूसरी चुनौती क्या है, दूसरी चुनौती वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती क्या होती है, एक ही परिवार के लोगों को वहाँ से चुनाव में भाग लेने के लिए टिकट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, दूसरी चुनौती क्या है, वंशवाद की चुनौती। तीसरी चुनौती क्या है, दलों को खासकर चुनाव के समय, किसके समय, चुनाव के समय पैसा व अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। ठीक है, यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं और अपराधी लोग होते हैं जिन पे कई मुकदमे चल रहे होते हैं, उनकी घुसपैठ की है। और अगला पॉइंट है इसमें, चौथी चुनौती पार्टियों के भीतर विकल्पहीनता की स्थिति की है। ठीक है, तो पहली चुनौती क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का न होना। पॉइंट क्या है इसमें, पहली चुनौती क्या हो जाएगी, आंतरिक लोकतंत्र का न होना। दूसरी चुनौती क्या हो जाएगी, वंशवाद की चुनौती हो जाएगी। तीसरी चुनौती क्या हो जाएगी, खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की हो जाएगी। और चौथी चुनौती क्या हो जाएगी, पार्टियों के भीतर विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना काम बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना है आपको। तो राजनीतिक दलों के लिए सुझाव क्या सुझाव है। पहला सुझाव है, दलों के खर्च का प्रबंध सरकार करे। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका खर्च कौन उठाए, सरकार उठाए, जिससे वे दल कंपनी और व्यक्तियों के प्रभाव में न आए। दूसरा है धन माने क्या होता है, पैसा।
या पद के लाभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं, यानी कि पैसा के लालच में आके या पद के लालच में आके विभिन्न प्रतिनिधि क्या दल बदल, यानी कि एक दल से दूसरे दल में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया पर क्या होना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें, दलों को सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी चाहिए, यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए क्या सीटें आरक्षित करनी चाहिए। अगला है, ऊंचे पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, यानी जो उच्च पद होते हैं उनके लिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और नंबर 5 है, पार्टियों को कानून व नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। तो जितने आपके 22 नंबर तक प्रश्न, और 23 नंबर का प्रश्न आपका मेरी वीडियो पे एक वीडियो है, उसमें मैप की वीडियो है वो, यानी कि भारत का मानचित्र आपको बनने के लिए आएगा, तो वहाँ से मेरी वीडियो पर जाकर आप उसको देख सकते हो। और इस वीडियो के लिंक में मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मेरे वीडियो और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हैं, तो सभी वीडियो आपके सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो और सारी वीडियो मेरे सोशल साइंस के ग्रुप में मेरा चैनल है उस पर डले हुए हैं, तो वहाँ से आप जितनी भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप 10th क्लास के लिए सभी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हो। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद।